आज का टॉपिक एक ऐसा विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि आपके देश की ही सेना और आपके नागरिकों को खत्म करने लग जाए, तो क्या हाल होगा? थोड़ा फील कीजिए। जो सैनिक बॉर्डर पे लगे हैं दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, अगर वो नागरिकों को, देश की नागरिकों को मरना चालू कर दें, तो क्या हाल होगा देश का? है? ऐसे ही रोग है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या नाम है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसा है कि उसमें अपने ही बॉडी के सेल्स, एक ऑर्गन के सेल्स दूसरे ऑर्गन के सेल्स को मारने लग जाते हैं। सेम वे जैसे कि एक फौजी नागरिकों को मारता है। ये हमारा देश है, जितना बॉडी है, और उसके अंदर अच्छे सेल्स भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेल्स हैं, उसमें आर्मी भी रहती है। वो आर्मी जाके सेल्स को मारना चालू कर देते हैं, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। उसमें जैसे कि क्या क्या होता है, सर से लेके पांव तक जितने भी ऑर्गन हैं सबके अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज होते हैं। जैसे कि नाम बताइए। सोरियासिस स्किन का, एमएस नर्वस सिस्टम का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और बताइए एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और सभी चीजों के। बाल के हैं, कभी बाल एकदम से उड़ जाते हैं, ऑटोइम्यून कारण है। आंखों का देखना थोड़ा कम हो जाता है, अगर उसका कॉज का पता ना चले। पता कैसे चलता है कि ये ऑटोइम्यून है? कि डॉक्टर बोले कि इसका कॉज का पता ही नहीं चल रहा, देखो कि ये क्यों हो रहा है। ऐसी जीभ का है, ऐसी स्किन का है, स्किन के भी अलग अलग हैं, ऐसी जीआईटी सिस्टम का है, थायराइड का है, लंग का है, हार्ट का है, ठीक है, अलग अलग हैं। और वो ऐसे पता नहीं चलता हमको कि मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज हो गया जी। उसका पता करने के लिए कम से कम 4-5 साल बीत जाते हैं आपके। और यही नहीं 4-5 साल बीतते हैं, बल्कि डॉक्टर तो डॉक्टर चेंज कर देते हैं कि वो डॉक्टर ने दवाई दिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, सेम टू सेम मेरी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, तो सेम टू सेम कंडीशन बनी हुई है, तो डॉक्टर भी जब देखता है कि एक ऑर्गन में ये काम नहीं हो रहा है, दो ऑर्गन में काम होने लग गया और उसका पता नहीं चल रहा है कि रूट कॉज क्या हो सकता है, तब जाके डॉक्टर आपको बोलता है कि थोड़ा टेस्ट कराइए अपना। तो टेस्ट, लैब टेस्ट करवाते हैं, अलग अलग आपको मार्कर्स होते हैं ऑटोइम्यून के, उनको चेक करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो तब हम बोल सकते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। जैसे कि आरए टेस्ट करते हैं, एएनए टेस्ट करते हैं, एंटी-टीपीओ करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के बाद अलग अलग ऑर्गन के बारे में हम ऐसे ही एक आइडिया लगाते हैं कि आपको ऐसा होगा। सोचो कैसी खतरनाक बीमारी है, और इस पे हर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका होता है कि अच्छा हो क्यों रहा है ये मेरे को, और हमको उस चीज का पता नहीं कि क्यों हो रहा है। हम दवाइयां पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक इम्यून टॉलरेंस होता है जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ का भेद करता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, उसका भेद करता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन जब वही भेद खत्म हो जाता है किसी कारणवश, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके कई कारण है, मल्टीफैक्टोरल है, तो इसका मतलब एक कारण नहीं है उसका। तो एक कारण नहीं तो दवाई भी एक कारण नहीं होगा, इसका ध्यान देना। तो मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर है, और ये कई ऑर्गनों पे काम करता है। कम से कम तो 2 पे ही काम करेगा, तब जाके तो पता ही चलता है कि क्या हुआ है। तो जैसे कि सबसे पहले जाते हैं वातावरण पे, कि वातावरण, एनवायरमेंटल फैक्टर, उसमें ये प्रदूषण भी आ जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है, हैवी मेटल आ जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन आ जाता है। ये हमारे पुराने शास्त्र भी बताते हैं कि उसे बोलते हैं अदृश्य कृमि,
यजुर्वेद में लिखा हुआ है अदृश्य कृमि के कारण हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में डिजीज होते हैं, उसका एक कारण बताया। तो ऑटो इम्यून में भी ऐसे बताया कि इन्फेक्शन जब हमारे, कैसे टाइप के इन्फेक्शन, पुराने, ठीक है, एप्सन बार वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हेपेटोमेगालो वायरस हो गया, कुछ फंगल होते हैं इन्फेक्शन, वो क्या करते हैं जब पुराने होने लग जाते हैं तो हमारे शरीर के डीएनए में छुप जाते हैं सोए हुई हालत में, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो अपना फिर जाग जाते हैं, वो फिर अपने पावर में आ जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक कारण है इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन भी एक कारण है। पॉल्यूशन मैंने बताया कि पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है, हैवी मेटल यूज करते हैं हम, चाहे हम, हमारी माँ बहनें जैसे काम करती हैं वो मेटल्स पहन लेती हैं अलग अलग, ठीक है, वो भी एक कॉजल फैक्टर है। तो ये दुनिया में अराउंड 8 to 10% पॉपुलेशन को होता है, हो रहा है, यानी कि जितनी भी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की है उसका 8 to 10% लोगों में हो रहा है, और उसमें भी अराउंड 78% फीमेल्स को हो रहा है। ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है, तो उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, एक हो गया एनवायरमेंटल, हो गया ये हाउस होल्ड मोल्ड हो गए जैसे, ठीक है, मोल्ड टॉक्सिन्स हो गए, जैसे घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी हो सकता है, या फिर जहां आप कहीं कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं वहां मोल्ड के कारण भी आपको हो सकता है। ठीक है, खाने में जिस थाली से आप खा रहे हैं या जिस पात्र में आप खा रहे हैं वो कौन सा मेटल है उससे भी हो सकता है। सोचो, एक होता है एशिया, ठीक है, एशिया बोले तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम इंड्यूस्ड बाय एडजुवेंट, यानी कि वैक्सीन जितने लेते हैं हम, छोटे से लेके बड़े तक जितनों ने वैक्सीन लिया होगा, उसमें कुछ मेटल ऐसे रहते हैं कि जो एडजुवेंट का काम करते हैं, जो कि जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है। तो अभी आपने कईयों को एग्जांपल देख सकते हैं आप कि आपके बगल वाले बोलते हैं कि जब से मेरे को कोरोना का वैक्सीन लगा है ना, तब से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को सारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बीमारी हूं लेकिन क्या है डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा कि क्यों हो रहा हो। ये भी एक कारण है। ठीक है, एक कारण ऐसा है कि लीकी गट, लीकी गट, उसमें क्या होता है कि हम जो भी अनाधुन खा लेते हैं, बाहर का खाना खा लिया, फास्ट फूड, इधर उधर का खाना खा लिया, हैवी, जितना भूख है उससे भी ज्यादा खा लिया, तो उसके कारण हमारी जो आते हैं उनका जो वाल होता है, वो जो गंदगी है उस खाने की वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो पूरा शरीर में फैल जाता है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। वो इन्फ्लेमेशन जब बढ़ेगा उसके कारण वो धीरे 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 जैसे जैसे पुराना होगा, उसके कारण भी एक कॉज है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाता है उससे। कितने कारण हैं, दुनिया भर के हैं। एक है मिमिक्री, ठीक है, हाँ, कुछ प्रोटीन मिमिक्री बोलते हैं उनको। कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जब वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं तो जब हम उसके लिए कुछ दवाइयां खाते हैं तो क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो वो उस जहां वो इन्फेक्टेड है उसी के प्रोटीन जैसा वो अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सेल है वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन है और नकली कौन सा है, तो वो उस पर भी अटैक करने लग जाता है। ठीक, ऐसी बहुत सारे फैक्टर हैं। रेडिएशन है, आजकल मोबाइल हर कोई यूज कर रहा है, वाईफाई यूज कर रहा है, सोते समय मोबाइल को अपने सर के पास रख दिया, बॉडी के पास रख दिया, उसका रेडिएशन तो चल ही रहा है। उसके कारण भी हमारा जो बॉडी के सेल हैं, सेलों के बीच में टॉक होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसे सेल सिग्नलिंग बोलते हैं साइंस में। वो सेल सिग्नलिंग में डिफेक्ट आने लग जाता है, चेंजिंग आने लग जाता है। कितने फैक्टर हो गए देख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम साइंस, क्वांटम साइंस बोलता है कि हमारा हर एक सेल, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वही एनर्जी कैसे होती है, हमारा माइंड जब थॉट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग थॉट आते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी के जो भी सेल है उसका सिग्नलिंग में चेंजेज आते रहते हैं। तो जब चेंजेज आएंगे सेलिंग में, अगर वो पॉजिटिव थॉट नहीं और नेगेटिव है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करेगा तो उसके कारण हमारा
जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारे शरीर को, उस सेल्स को खाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसी एक फैक्टर है प्रज्ञापराध। आयुर्वेद में बोला गया प्रज्ञापराध, कि जब हम ज्यादा खाते हैं या हमारे टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में जाते हैं। अब वो टॉक्सिन्स बोला है उन्होंने, टॉक्सिन्स खाना भी हो सकता है और थॉट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स। तो जब वो शरीर में भरने लग जाते हैं तो हमारा, जो मैंने सेल सिग्नलिंग की बात किया था, सेल सिग्नलिंग में चेंजेज आने लग जाता है। सेल सिग्नलिंग में जब चेंजेज आने लग जाता है तो क्या करता है, अब उसे अपना और पराये का भेद नहीं रहता सेल के बीच में, तो एक सेल दूसरे सेल को खाने लग जाता है। ठीक, तो इसके कारण ऑटोइम्यून डिजीज होता है। एक होता है हमारे योग की तरफ चलते हैं अगर, तो योग की तरफ बोलेंगे तो उसमें क्या है कि जब स्ट्रेस हमारे माइंड से, स्ट्रेस हमारे माइंड में होता है और वो जब बॉडी में आ जाता है, ठीक है, तो वो बॉडी में सिम्टम दिखाता है, खाली एसिडिटी, पेन, जो एलर्जी, ये सब चीज दिखाएगा। लेकिन जब वो वहां से भी अंदर घुस जाएगा, कहां तक घुस जाएगा, इम्यून सिस्टम तक, तो उससे अभी मॉडर्न साइंस क्या बोलती है उसे, ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। उन्होंने भी एक साइंस में अपना एक नया डिपार्टमेंट बना दिया। पहले साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हुआ करता था, जो अभी ये जस्ट बेसिक चीज है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हुआ, यानी कि आपको जो रोग है, जो भी नेचुरोपैथी योगा में ट्रीटमेंट करने जाते हैं उनको मोस्टली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी कि मन में उपजित बीमारियां होती हैं। लेकिन अब मैं जो सुनने वाली बातें हैं अब इसके बाद, ये तो आपको जनरल बुक में आपको गूगल बता देगा कि क्या होता है, क्यों क्यों होता है, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वो इससे गहरा अब चालू होने वाला है। तो उसमें क्या है, छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बच्चों में उसे बोलते हैं ACE, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम बच्चे थे या जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये एडवर्स एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकते हैं। एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज आपने सुना होगा, ठीक है, एंजाइटी सुना होगा आपने, छोटे बच्चे को कम बड़े प्यार कर रहे हैं, छोटे बड़े को कम प्यार कर रहे हैं, बड़ा वाले को देखना और धीरे धीरे आपसे कटना चालू कर दिया, वो अलग बैठने लग गया। ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ मोलेस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने मन में। छोटे बच्चों में इंफीरियोरिटी होती है, आप बोलते हो कि फलाने के बच्चे को देखो, पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा होनहार निकल रहा है और तुझे क्या हो गया, तो ये उससे भी बड़ा है। वो धीरे धीरे उस बात को गहराई से लेता है, ये चीजें हमें पता नहीं चलता है। ऐसे ही अगर छोटे में उसकी मम्मी मर गई, उसके पापा मर गए, या फिर उसके मम्मी और पापा ने ऐसा घर में ही लड़ाई करना चालू कर दिया, उसके सब माइंड में बैठ रहा है। हो सकता है कि छोटे में ही उसके बड़े भाई बहनों के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, वो सब माइंड में बैठ रहा है, ठीक है। तो जो भी हम एक और फैक्टर है कि 95% जो भी हम एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर, इमोशनल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के तौर पे हमारे साथ है। हम जब छोटे होते हैं हम नॉर्मली नमस्कार, सुबह कैसे खाना है, सुबह कैसे उठना, अचानक ही उठ जाते हैं, रात होती तो हम सो जाते हैं, ये सब हमारे वाइब्रेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है माइंड में, ठीक है। जो भी हम दिन भर की क्रियाकलाप करते हैं, देख के हम ऐसे खा लेते हैं एकदम से, हम आंख बंद कर, आंख भी बंद रहता है तो हम आगे ही देखते हैं कि आगे खाना रखा होगा, टेबल रखा है तो हम ऐसे ही देख लेते हैं कि इसमें सब्जी होगा, इसमें रोटी होगा, देख क्या है वो सारे थॉट्स हमारे स्टोर्ड हैं बॉडी में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के तौर पे। और वही अगर हम जेनेटिकली देखें तो जेनेटिक भी वही जो बोलते हैं ना कि पूर्व जन्मम कृते क्रमम, है ना, इस जन्म में उसके रिजल्ट मिलते रहते हैं, वो सब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, वो हमारे ऑलरेडी हमारे जीन में प्रोड्यूस है। तो जब वही बच्चे में धीरे धीरे ऊपर आता रहता है, धीरे धीरे उसमें वो एलर्जी के तौर पे पहले स्टार्ट होता है। अब उस समय पता नहीं चलता, एंटी एलर्जी खा लिया, एंटी हिस्टामिन खा लिया, बाद में वो कहां से ठीक होगा। सपोज कीजिए कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो या सासू हो या बहू हो, ठीक है, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। अब लड़ाई कर तो रहे हैं लेकिन वो दुख दिखा भी नहीं रहे हैं। जैसे हस्बैंड आए तो बहू बिल्कुल चुप चुप, मैं तो ठीक हूं, आप ही की मम्मी
ठीक नहीं है, क्या करेगी उसकी मम्मी या बहू, क्या करेगी या हस्बैंड क्या करेगा? ऑफिस में उसके सीनियर उसको डांटते हैं, घर में उसकी वाइफ डांटती है, ठीक है। बहू है तो सासू का प्रताड़ना, सासू है तो बहू का प्रताड़ना, बेटे को बता नहीं सकते या कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा है, क्या करेंगे वो? धीरे 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 करके वो बाथरूम में जाना चालू करते हैं, बाथरूम में अपनी पूरी वो निकालते हैं, खुंदक निकालते हैं, अपने से लड़ाई चालू कर देंगे, बोलते रहेंगे वो, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगी, ये हो जाएगा, अगर ये ऐसा होगा तो ऐसे कर देंगे, बोल रहे हो। उसके बाद वो धीरे धीरे उनके शरीर में ही वो बीमारी के तौर पे इकट्ठा होने लग गया, बीमारी के तौर पे इकट्ठा होने लग गया, तो उस समय आपको बोलते हैं एसिड होने लग गया मेरे को, खाता तो टाइम पे हूँ, सोता टाइम पे हूँ, लेकिन एसिड होने लग गया। एसिड होने क्यों डॉक्टर, क्यों हो रहा है? डॉक्टर को आप पूरी कहानी थोड़ी बताते हो कि मेरे को क्या क्या हुआ बचपन से लेके, ना ही हमारे पास टाइम है, एक हफ्ते में कौन से डॉक्टर बन जाएंगे आप, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर अटेंड किया करो, कब आपकी काम की बातें हो जाएगी पता भी नहीं आपको, ठीक। आप बाथरूम में गए, आपको ये सब आप अपने से लड़ाई करने लगे, वो वहां तक खत्म नहीं हुआ तो आपके ऑर्गन पे इफेक्ट करने लग गया, ऑर्गन पे इफेक्ट करने लग गया तो क्या हुआ, आपको एसिड, पेन, ये सब चीज जनरेट होने लग गया। इसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। फिर आपने क्या किया, आप एंटासिड खाने लग गए, ठीक है, पेन की दवाई खाने लग गया। क्या हुआ उसके बाद, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको एलर्जी होने लग गया, एलर्जी के इफेक्ट होने लग गया आपको, किसी के रेड रैशेस होने लग गए, किसी को स्नीजिंग होने लग गया, किसी को अस्थमा का होने लग गया, किसी को जीआरडी हो गया, मतलब ये एसिड वापस आने लग गया, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, किसी को पेन होता है, किसी के टच करने से पेन हो जाता है। आप क्या बोलते हैं कि मेरे को एसिड होने लग गया, एसिड होने लग गया तो एलर्जी होने लगी, डॉक्टर ने आपको एंटी एलर्जी दे दिया। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, इमोशनल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, वो तो कम नहीं हुआ। ना ही आप अपनी बहू से बात किया, ना ही हस्बैंड से बात किया, ना ही अपने सासू या बहू से बात किया। डिस्कस करना चाहिए था ना, मैटर को खारिज करना चाहिए था, नहीं किया। तो क्या करा आपने, एंटी एलर्जिक खाया, वो अंदर ही बैठा रहा। अब क्या किया, वो अंदर ही, क्या था मामला, बाथरूम में क्या बोल रहे थे आप कि कभी मौका मिलेगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। मौका मिला खुद ही के अपना ऑर्गन को खाने लगे एसिड के तौर पे। अब मौका क्या मिला कि आपने, इस शरीर ने क्या किया, एंटासिड खाने लगे, एंटी एलर्जी खाने लगे और अंदर गया। अब क्या होने लगे कि अब एक ऑर्गन का सेल दूसरे ऑर्गन के सेल को खाने लग गया। तब तक तो ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको उसकी छोटी मोटी दवाई दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको किसी को एलर्जी के बारे में जानना है तो यूट्यूब में भी ढूंढ सकते हैं, मैंने उस पर भी एक अच्छा टॉक किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपको जब दूसरी चीज होने लग गई, वो दवाई खाने से भी ठीक नहीं हुआ, तब डॉक्टर को शक होता है कि एक बार जब पता नहीं चल रहा तो थोड़ा एक ऑटो इम्यून का टेस्ट करवा दीजिए आप। वो पॉजिटिव आ गया, तब डॉक्टर आपको थोड़ा एक्सप्लेन हल कैसे करता है कि आपका बॉडी के सेल आपकी बॉडी को सेल को खत्म करने लग गया। वो किसी भी स्किन का होगा तो जैसे सोरियासिस हो गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम का एमएस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, क्रोन्स डिजीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, थायराइडाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है। एलोपेशिया हो सकता है, बालों का निकलना हो सकता है, अलग अलग ज्वाइंट का हो सकता है। आरए टेस्ट करा लिया तो आरए पॉजिटिव आ गया तो आरए का भी टेस्ट हो सकता है, ज्वाइंट पेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, आपको टच करते ही आपको पेन हो जाता है, ठीक। ये क्या है, ये डॉक्टर ने बोला ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या होता है जी कि ये आपके बॉडी के सेल्स आपकी बॉडी के सेल्स को खाने लग गया। तो क्यों हो रहा है कि उसका पता नहीं। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कि पता नहीं। लेकिन जब योग की तरफ आप लौटते हैं तो योग और नेचुरोपैथी इसमें यही चीज बताता है, और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नहीं है ये, बल्कि आपके अंदर घुस गया ये प्रज्ञा पराज, जिसे आयुर्वेद बोलता है कि आपके अंदर साइकोसोमेटिक नहीं, साइको न्यूरो यानी कि सोमेटिक इम्यूनोलॉजी में घुस गया। ये कितना गहरा घुस गया, अब उसे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। ये आपका इसी जन्म का भी नहीं हो सकता, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो उसमें जेनेटिक कॉज भी बोलते हैं कि जेनेटिकली हो सकता है आपको। तो उसमें 30% पेशेंट में पाया गया कि ये जेनेटिकली है, 30%। तो उसके लिए जब जेनेटिक टेस्ट करते हैं तो आज अलग अलग, जैसे आरए के लिए अलग होता है, थायराइड के लिए अलग आएगा, उसमें जेनेटिक टेस्ट करा, जीन टेस्ट करा लिया तो पॉजिटिव आ गया। यहां पे योग बताता है कि आपने पिछले जन्म में, तो उसे आयुर्वेद या योगा क्या बोलता है कि आदिज व्याधि,
कि ये आपको बाहर से नहीं आया हुआ रोग है, ये अंदर ही हुआ आपके मन में और या विज्ञान में। या तो आपका इंटेलिजेंसी में हुआ है, जिसे कि अहंकार बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं कि मेरे को इतना ज्ञान है, मेरे को इतनी बुद्धि है, ठीक है, उसमें हुआ है। या फिर मनमय कोष में हुआ है, जो कि अलग अलग विषयों में चलना चाह रहा है। जब बैठे रहते हैं आप खाली अकेले, तो कभी सोचते हो कि मो अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता है तो क्या मजा आता है, ठीक है। वो क्या है, वो मनमय कोष है, वहां से आई हुई बीमारी है ये, ठीक है, जेनेटिकली। और इसी को अगर देखो, मैं एक और सब्जेक्ट में जोड़ रहा हूं आपको, ज्योतिष, क्योंकि 80% लोग ज्योतिष के पास भी जाते रहते हैं कि अब तुम ही बता दो क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें जो 9th हाउस होता है वो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। जो जन्म कुंडली होता है ना, उसमें ऐसे घेरे घेरे बनाए रहते हैं, उसमें जो 9th वाला इस साइड में होता है, जो 9th वाला खाना है, जो 9th घर है, वो हमारे पूर्व जन्मों के मिले हुए कर्मों के फल होते हैं। तो जैसा उसमें अच्छा ग्रह बैठा है तो अच्छे फल होंगे, जैसे गुरु बैठ गया या शुक्र बैठ गया। तो उसमें एक और अच्छी चीज बताई गई कि हमारे पितरों ने कैसे काम किया, यानी कि हमने पितृ बोले तो हमारी आत्मा ने कैसे काम किया पहले, तो उसी का फल मिलेगा। 9th हाउस देख के हर एक बताता है। और वही चीज उसमें अगर बीमारी होता है, नेगेटिव जो गंदे ग्रह होते हैं, अगर वो बैठा हुआ है तो आपको ये जेनेटिकली डिसऑर्डर होने की मोर संभावना होती है, अधिक संभावना होती है। सोचो कितना जुड़ा हुआ है हमारा पुराना साइंस। मॉडर्न साइंस को भी पता भी नहीं है कि क्यों हुआ है। इडियोपैथिक कॉज बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक, यानी कि इसका अभी तक रिसर्च में पता नहीं चला कि इसका कॉज, एक्चुअल कॉज क्या है, ठीक। तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन क्या, इसका एक एग्जांपल कैसा है मैं बता रहा हूं आपको। किसी फीमेल को स्किन डिसऑर्डर है, इसमें एक सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने घर में जाना, ठीक है, वास्तु दोष भी होता है, वास्तु सुना है ना आपने। आप अपने घर में जाना, आपका जो दरवाजा होगा या खिड़की होगी, वो अगर फ्लोर से ऐसे घिस के खुल रहा होगा या बंद हो रहा होगा, उस घर की महिलाओं को स्किन डिजीज 100% होगी। सोचो कहां तक गया हमारा साइंस। जो पुराने आयुर्वेदाचार्य होते हैं, पुराने डॉक्टर, एक्सपीरियंस के आधार पर, वो आपको नहीं बोलेंगे कि ये वाला मलहम लगाओ, वो वाला मलहम लगाओ। वो एक पसंद करेगा कि आपके घर के खिड़की या दरवाजा घिसते हैं क्या, खुलते समय या बंद होते समय, चाहे वो बाथरूम का हो, चाहे रोशनदानी का हो, चाहे किसी भी रूम का हो, किसी भी एक का ही क्यों ना हो, होता है क्या, आपको पता नहीं होता। लेकिन अब वो बोलता है उसी को थोड़ा सा नीचे से थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा इंच भर, जो कि वो घिसना बंद कर दे, उसी समय से आपका स्किन डिजीज ठीक होने चालू हो जाएगा। सोचो, कोई हमने आपको आयुर्वेदा की दवाई दिया, कोई मॉडर्न मेडिसिन की दवाई दिया, कुछ नहीं दिया, घर की सफाई करने के लिए बोला बस। और अगर वही स्किन को आप बार बार खारिज करते रहते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन करते रहते हो, उसमें मेटल है ना, तो मैंने क्या बोला था, मेटल के कारण एडजुवेंट इफेक्ट भी होता है। तो हमें पता नहीं कि मेटल हमको वैक्सीन से मिला, या ये माला वाला जो बाहर का हम ये वगैरह पहनते हैं, या नए नए क्लोथ पहनते हैं बिल्कुल उसमें मेटल वाले लगे रहते हैं, उससे हुआ, या दवाई खाने से हुआ, इंजेक्शन लगाने से हुआ, कुछ पता नहीं हमें, ठीक है। तो उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। लेकिन कारण क्या था, छोटा सा कारण था जो कि हमारा पुराने साइंस जानता है, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन में इसके लिए क्या क्या मेडिसिन है, स्टेरॉयड देंगे सबसे पहले आपको, क्योंकि आप घबरा के ऐसे जाते हो, बिल्कुल ऐसे अपना फेस बना देते हो, मेरे को ऐसे हुआ है, अब तुम ही बताओ क्या होगा। कभी डॉक्टर के पास जा रहा हूं, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं, डॉक्टर के पास कभी जाकर रो के मत जाना। पुराने शास्त्रों का बताना है ये कि डॉक्टर के पास कभी भी कितना भी दर्द हो आपको, रोते हुए मत जाना। आपका वाइब्रेशन साथ में चलते रहते हैं, वो पॉजिटिव, डॉक्टर के पास हर समय पॉजिटिव वे में जाना, मुस्कुराते हुए जाना। डॉक्टर भी दिन भर का थका हुआ रहता है, स्ट्रेस में रहता है, लेकिन आपके वाइब्रेशन को देखता है कि कितना है, ठीक है। जैसे आप वाइब्रेशन बताएंगे वैसे ट्रीटमेंट लिखेगा वो। आपने ऐसे भी बिल्कुल देखा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को खाना नहीं हो रहा, खाना बार बार जा रहा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, मेरे को एलर्जी है, मेरे को एंटासिड है, बिल्कुल डकार आ रही है, कोई हाथ लगा रहा है तो मेरे को बिल्कुल दर्द हो रहा है, जैसे कि अभी हुआ होगा आपको डॉक्टर के पास आते ही। कभी डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल पहले शांत मोड में जाना, कोई भी डॉक्टर हो,
देखो काम की चीज है ना, तो इसलिए आप बाहर घूमते रहते हो। अब ये इस सब्जेक्ट का बात नहीं है, लेकिन मुंह में आ गया इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है। तो मॉडर्न मेडिसिन में स्टेरॉयड से चालू होता है। उससे पूछे, उन डॉक्टर को पूछे कि क्या ये ठीक करेगा, वो बोलेंगे ठीक तो नहीं करेगा, लेकिन दबा के रखेगा, सप्रेस कर देगा कुछ दिन। तो 6 महीने के लिए बोलेंगे 6 महीने खाइए, एक बार फिर देखिए। तो 6 महीने में देखना क्या है, जब होना ही नहीं तो देखना क्या है भाई। इम्यून थेरेपी आता है, ठीक है, अलग अलग थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, जो इंफ्लामेटरी मार्कर होते हैं उनको दबाने का ही नाम अलग अलग है। जो इन्फ्लेमेशन होता है, आप बोलते हैं ना सूजा हुआ मेरा शरीर, और डॉक्टर भी बोलता है कि आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में सूजा हुआ है आपका शरीर, लेकिन आप अपने वेट के ही चक्कर में रहते हैं कि वेट कम होगा कि नहीं होगा। यहां डॉक्टर आपको डीप में जा रहा है, नेचुरोपैथी वाला है कि यार वेट तो होता रहेगा, आपको खुद ही करना है, लेकिन मैं आपका डीप का ट्रीटमेंट दे दूं कम से कम, ठीक है। क्योंकि कितने दिन के लिए आते हो आप, और 7 दिन में आपको सारा जितना लिस्ट चिट्ठा लेके आते हो आप, उसका सब चीज का बताना है आपको। उसमें ओबेसिटी नहीं बताते आप, लेकिन लास्ट में जब जाते हो मेरा वेट तो कम हुआ ही नहीं। अरे कॉज जो है उसके लिए तो आए, उसमें से कुछ तो देखो कि क्या हुआ था आपको, ठीक है। ऐसी अलग अलग ट्रीटमेंट है उनका इम्यून पे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी को। लेकिन नेचुरोपैथी योगा बोलती है कि ट्रीटमेंट सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इम्यून को एडुकेट करने की जरूरत है। जो सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग होती है, उसे पॉजिटिव एडुकेट करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव सिग्नलिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे नेचुरोपैथी काम करता है, ठीक। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, ऐसे नहीं कि 7 डेज में आपको पूरा रिजल्ट दे देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन उसे आपको घर में भी करना पड़ेगा, और हर एक का फॉलोअप में लिख के नहीं दे सकते हम कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो। उसके लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि इस समय मेरे पास पूरा टाइम है। आप बोलो तो मैं सुबह तक भी बोल सकता हूं, आप बोलो तो मैं आधा घंटा भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने एक ही टॉपिक लिया है तो मैं उसमें बोल सकता हूं। आप जब किसी डॉक्टर को पर्सनल मिलते तो उसका एक ध्यान बाहर भी रहता है कि बाहर कितने खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी गाली दे रहे हैं ना बाहर से, आपको भी और मेरे को भी, कि कितना टाइम लेता है एक पे, और इस औरत को देखो सुबह से बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है। हमें तो सबका सोचना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट इम्यून एडुकेटिव होना चाहिए, ठीक है। हमें उसे इम्यून सिस्टम को एडुकेट करना है, शिक्षित करना है हमें कि आखिर गलत कहां पे हो रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो छोटे बचपन से ही आते हैं हम। जब बच्चा छोटा है तो 2 बच्चे हैं अगर आपके, अगर एक भी बच्चा है, अगर उससे भी पहले जाता हूं मैं, जब आप गर्भ में रहते हैं, यानी कि क्या होता है, प्रेगनेंसी में रहते हैं आप, तो कभी भी जब भी आपकी कोई बहू होगी, बेटी होगी, या आप खुद प्रेग्नेंट हो, उस समय आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। नहीं तो क्या होगा, अष्टावक्र पैदा हो जाएगा। अष्टावक्र सुना है किसी ने, अष्टावक्र गीता? उसने अपने गर्भ में सुना था, अभी मैंने तो पता है ना, गर्भ में सुना था उसने। तो वो वाइब्रेशन के थ्रू स्टोर होके और सीधे कहां जाता है, हर एक अंग में जाएगा, चाहे वो छोटा ही अंग क्यों ना हो। अगर बाल का रूट भी है तो वहां तक भी आपका वो पूरा मॉलिक्यूल, जो इमोशनल मॉलिक्यूल है, वहां तक जाएगा। कितना बड़ा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहां आपको उसको हील करना है, यानी कि आगे तक नहीं जाने देना, यानी कि पॉजिटिव वाइब रखना अपना। बच्चा छोटा हो गया, उसके सामने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना, उसको ये फील नहीं होने देना चाहिए कि आप ठीक नहीं हो, चाहे वो काम का ना ही हो। न्यूटन का स्टोरी सुना है ना किसी ने, न्यूटन या दूसरा आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन सॉरी, कि जब वो छोटा बच्चा था तो स्कूल के टीचर ने उसके मम्मी को लेटर लिखा था कि इस बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाइए। एडिसन, देखो मेरे से ज्यादा, थॉमस एडिसन के बारे में, लेकिन उसने कब पढ़ा था वो, बाद में। तो बच्चे के माइंड में कभी ऐसा ना दे।
अगर आपका बच्चा कहीं इधर उधर जा रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं ये जिस संगति में है वहां ये इंफीरियोरिटी फील तो नहीं कर रहा है। या फोमो, आजकल फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्लास में भी टीचर ने बोल दिया ये वाला बच्चा बढ़िया है, वो वाला बढ़िया है, ये तीसरा वाला काम का नहीं है। आपने भी बोल दिया ये बच्चा ठीक है, वो बच्चा ठीक है, वो बच्चा चौथा बच्चा काम का नहीं है, वो तो अपने बाप का है, अपने दादी का है, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, क्योंकि वही बाद में वो मॉलिक्यूल, इमोशनल मॉलिक्यूल बन के जो वाइब्रेशन है वो बाद में काम आएंगे, और वो बहुत बाद में काम आते हैं। क्या बन के? ऑटो इम्यून डिजीज बन के। एक सन बात बहुत लेना जरूरी है। अराउंड 95 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सन यानी विटामिन डी की कमी पाई गई। ये रिसर्च की बातें कर रहा हूं मैं बीच बीच में। तो आपको सन बात लेना बहुत जरूरी है। सुबह कम से कम 20-30 मिनट सन बात लीजिए, ठीक है। वो आपका मेलाटोनिन यानी कि जो हमारी बॉडी का हीलर है उसको बढ़ाएगा, नींद को अच्छी लाएगा, स्किन को ओके करेगा। आपका पूरा जितने भी ऑर्गन अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें विटामिन डी की बहुत वैल्यू है। वो कम है, अगर वो 30 से नीचे है, कम से कम 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए वो। अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो, अगर आप एलर्जी से ग्रसित हैं तो आप उसे कम मत जाने दीजिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है सन बाथ लेना, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी, पानी पीना। पानी की कमी से अराउंड 70% डिसऑर्डर हो रहे हैं, या तो पानी की कमी से या पानी की अधिकता से। 70% पानी हमारी पृथ्वी में है, 70% पानी हमारे शरीर में है, और 70% रोग पानी के कारण है। सोचो, अराउंड, यानी कि पानी की बहुत वैल्यू है। तो पानी अपना हाइड्रेट रखिए, बॉडी को हर समय हाइड्रेट रखिए, क्योंकि वो लीकी गट को बचाने में उसका बहुत अच्छा रोल है। डाइट, कम से कम डाइट। टेरी वॉल्स एक ऐसा पेशेंट था, टेरी वॉल्स, TERRYWAHL। ये MS का पेशेंट था, यानी कि व्हील चेयर में लेटा रहता था। उसने डाइट फॉलो किया, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। जूस, ग्रीन जूस वगैरह पीता रहा, फल फ्रूट खाता रहा, ठीक है, कलर्ड फ्रूट खाता रहा। वो उसके बाद साइकिल तक, यानी कि व्हील चेयर से साइकिल तक का सफर उसने किया। इसलिए बोला जाता है टेरी वॉल्स प्रोटोकॉल। सोचो डाइट पे कितना असर है। हम डाइट क्या करते हैं, ऐसे ही खाते रहते हैं, चलो खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। एलेसियो फसेनो एक नाम है डॉक्टर का, एलेसियो फसेनो। वो गट हेल्थ का फादर बोलते हैं उसको। उसने ऑटो इम्यून डिजीज में पाया कि ग्लूटेन का ज्यादा रोल है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे गट में जितने भी टॉक्सिन्स होता है वो अंदर चले जाते हैं ब्लड में, और वो इन्फ्लेमेशन पैदा करना है और इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव मोड में रख देता है। तो गट हेल्थ में व्हीट, अगर व्हीट में ज्यादा ग्लूटेन रहता है, तो मिलेट अगर खाना चालू कर दो तो अच्छा रहता है। इसमें भी कईयों का क्वेश्चन क्या रहता है कि मिलेट से तो हमें गर्मी होती है, ठीक है, मिलेट पचता नहीं हमें, मिलेट से एलर्जी हमें। मिलेट से एलर्जी नहीं है, उस समय आपको एलर्जी है, इसलिए मिलेट एलर्जी शो कर रहा है आपको, क्योंकि उस समय तो आप धूप में भी बैठोगे तो वो भी एलर्जी करेगा। उस समय आप कोई भी ठंडा खाना खाओ तो एलर्जी, गर्म खाओ तो एलर्जी, ऐसा कंडीशन है। मिलेट को कम से कम कुछ देर आपको भिगा के रखना पड़ेगा, तब जाके उसको डाइट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मिलेट के अलग अलग डाइट आप खा सकते हो। अभी तो इंडियन आर्मी ने भी चालू कर दिया अपने किचन में, मेस में। तो मिलेट खाना चालू कर दो। अगर कोई बोले तो कोई मुझे ग्लूटेन की जगह क्या खाना चाहिए, तो मिलेट उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मिलेट दुनिया भर के मोर देन 400 मिलेट टाइप होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कोदो कुटकी, सांबा, हरा सांबा, कंगनी, हरी कंगनी, ठीक है, ये सब चीज मिलेट में आता है। ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं उसमें, ठीक है। मिलेट यूज कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी हो गया मैम, वो फिर बात की बात हो अपने डॉक्टर को, थोड़ा बेसिक चीजें। मिलेट 400 प्रकार की हैं, 400 में से कोई एक भी खा लो आप,
ठीक है, और फिर आप अंदर जाओगे तो फिर मुझे पूरा डीप में उसी में बिताना पड़ेगा। तो मिलेट खा सकते हैं आप, ठीक, 2 दिन एक एक खा सकते हैं आप। चलो आप बोलोगे कि आंसर ही नहीं दिया इसने, ठीक है, हर 2 दिन में एक खा सकते हैं आप, चेंज करते रहिए उसको। और डीप ब्रीदिंग, सिंपल प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, जो कि आप कर सकते हो और उसका इफेक्ट आपका ऑटो इम्यून डिजीज पे पड़ेगा। ऑटो इम्यून पे ही नहीं पड़ेगा, एलर्जी से कैंसर, क्योंकि मैं कैंसर नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं तो इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। तो उसमें आप डीप ब्रीदिंग करना चालू कर दो। हमें हैबिट क्या होती है, कैसे हैबिट होती है, ना वो सांस अंदर जा रही ना अंदर वाला पूरा बाहर आ रहा है। तो जो अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उसको जो गंदगी है उसे बाहर करना चाह रहा है, लेकिन हम सांस इतना आराम से ले रहे हैं, इतना फटाफट ले रहे हैं कि बाहर की हवा तो बाहर ही है, अंदर की हवा अंदर ही जा रही है, फिर दोबारा रिपीट होती जा रही है। तो सांस को जब ले रहे हैं तो डीप ब्रीथ करें। उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये एरिया है, ये लॉजिकल है, वो हमारा सही गलत का काम करता है, हमारे को हर समय अलर्ट मोड में रखता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उसका काम है। ऐसे ही प्राणायाम का, प्राणायाम फिर आप बोलोगे कौन सा प्राणायाम करें, सिंपल अनुलोम विलोम अगर आप कर सको तो उसे दिन में 3-4 बार करें। जो ऑटो इम्यून वाले हैं उनको 4 बार कम से कम करना है, ऐसा नहीं कि एक बार कर लो। सुबह डॉक्टर वो पांडे जी ने कराया, हमने तो सुबह कर लिया था प्राणायाम, हो गया हमारा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी नॉर्मल पर्सन नहीं है। आपके अंदर इतना इमोशनल मॉलिक्यूल पूरा घूम चुका है, स्टोर कर चुका है कि उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो अनुलोम विलोम, उससे क्या हो रहा है हमारा, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म, इम्यून खाली गट का ही इश्यू नहीं है, इम्यून सिस्टम का इश्यू नहीं है, बल्कि ये गट के साथ, हमारा लाइफस्टाइल के साथ, हमारा एनवायरनमेंट के साथ, हमारा मेटाबॉलिक के से जुड़ा हुआ, हमारे मॉलिक्यूल, इमोशनल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ प्रोसेस है, जो कि हमारी इम्यून की इंटेलिजेंसी को फेल किया हुआ है, वो है ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। तो हमें प्राणायाम में क्या करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम, यानी कि एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से सांस लिया, तीसरे से पहले से छोड़ना, ठीक है। इसे अनुलोम विलोम करते रहिए आप, ठीक। इससे हमारा अग्नि और जो हीट है, नाड़ियों को शुद्धिकरण है ये अनुलोम विलोम, ठीक है। अग्नि नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को बैलेंस करता है, अंदर की हमारे पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता है। वो प्रज्वलित करता है तो जो गंदगी है उसे कम करने का भी काम करता है, और जहां कमी है उसे पूरा करने का काम करता है। प्राणायाम करने की बहुत जरूरत है। और अवेयरनेस, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आप लोगों ने सुना होगा, सुना है, अवेयरनेस तो नाम सुना होगा आपने, साइक्लिक मेडिटेशन सुना होगा कईयों ने नाम, ये सब एक ही है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं इनके बारे में, जो भी सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो, मैं सुबह से उठ रहा हूं, एकदम से मैंने आंख खोली, मैंने अपना पहला कौन सा कदम रखा, बाद में दूसरा कदम रखा, बाद में मैं वॉशरूम गया, मैंने यूरिनेशन किया, बाद में मैंने लूप किया, उसके बाद में मुंह धोया, कूला किया, बाहर आया, मैंने कौन सा कदम बाद में रखा, मैंने सांस कौन सी ली होगी सुबह सुबह, उसके बाद मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने क्या किया होगा खाने में, क्या खाया मैंने, क्या खाया नहीं होना चाहिए, क्या किया नहीं होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि कंटिन्यूअस मोड में रहना है, यानी कि अवेयर रहना है कि मैं कौन सी सांस ले रहा हूं, मैं कौन सा कदम रख रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खा रहा हूं, मेरा हाथ कैसे अप हो रहा है, मेरा हाथ कैसे जा रहा है, ये कौन करा रहा है मेरे से, ये सब चीज आपको फील करनी होगी। इसे क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। और यही चीज अवेयर जब हम रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी जो नेगेटिव सिग्नलिंग है सेल के बीच में, वो पॉजिटिव वे में बनती है, हमारे इम्यून सिस्टम पॉजिटिव वे में बन जाते हैं, ठीक। हमारी बॉडी को ये पता नहीं, हमारे माइंड को ये पता नहीं है कि घटना अभी घटी या फ्यूचर में घटेगी या पास्ट में घटी। कई लोग फियर मोड में रहते हैं, उन्हें डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, मेरा हस्बैंड बाहर गया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए उसका, मेरी बेटी बाहर गई है कहीं उसका रेप ना हो जाए, या वो एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बेटा बाहर गया पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरा हस्बैंड फौज में है पता नहीं आते समय कौन सा मुलाकात होगी, यही मुलाकात तो नहीं हो, कई पास्ट में रहता है, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। हमारे माइंड को ये पता नहीं है
कि ये पुरानी घटना है, अभी हो रही है, बाद में होगी। इसे कहते हैं स्ट्रेस, चाहे पास्ट का हो प्रेजेंट का है, ठीक है। तो जब स्ट्रेस होता है तो हमारा वो कॉर्टिजोल का जो रेगुलेशन है, कॉर्टिजोल रिलीज का जो रेगुलेशन है, उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो कॉर्टिजोल को सुबह से निकलना चाहिए शाम तक, अब उसे पता ही नहीं है बॉडी को कि अब निकलना है तब निकलना है, अब निकलना है तब निकलना, कभी रात को भी निकल जाता है। तो आप क्या बोलते हो डॉक्टर के पास, ओवर थिंकिंग का इश्यू है जी, मेरे को 12-1 बजे तक मैं सोचता रहता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। क्या हो रहा है, स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि हमारे बॉडी में ही वो चीज चली रही है। हमारे माइंड को पता नहीं कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। आप सपने में देखते हो कि अचानक आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका बिल्कुल आगे ट्रक हो गया और आप बिल्कुल हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ है, सब चीज बढ़ा हुआ, एकदम आंख खोलते हो आप, पसीना कैसे हुआ, ये मेरे को नहीं हुआ ना, आगे तो बीबी खड़ी थी आपकी, है ना, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, लेकिन पसीना वैसे, हार्ट रेट एकदम से बढ़ा हुआ, बीपी बढ़ा हुआ है। आप बोलते हो साला ये हुआ क्या मेरे को। हमारे माइंड में वो घटना चल रही थी, लेकिन उसका पॉजिटिव वे में जब हम सोचते हैं तो इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि कुछ देर अपने आप को दीजिए, कुछ देर, और उसमें फील कीजिए कि मेरी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में है। तो क्या मैंने बोला, हमारी बॉडी को ये पता नहीं है कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है, होगी कि नहीं होगी, ये प्रेजेंट में चल रही है। लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन में चलते हैं कि हमारा ये ऑर्गन बिल्कुल देखो कैसे हील हो रहा है, मैं सांस कितना अच्छे से ले रहा हूं, वो सांस बिल्कुल उस ऑर्गन को जा रहा है, वो ऑक्सीजन उस वहां क्रिया करके वहां से पूरा जाके वो गंदगी बाहर में सांस छोड़ते समय बाहर निकल रहा हूं, अब मेरा वो ऑर्गन कितना अच्छा हुआ है। ये हंसने की बात नहीं, ये मैं इमेजिनाइजेशन नहीं कर रहा हूं आपको कि ऐसे कल्पना में डॉक्टर करा रहा है। हम कैंसर के ट्रीटमेंट को, पेशेंट को ऐसे ट्रीटमेंट दिया करते हैं, ठीक है। अभी तो ये छोटा ही है, ये दूसरा स्टेप है बीमारी का। कैंसर है इसका कॉम्प्लिकेशन, कि जब आप दवाइयां खाना चालू कर देते हो उसके बाद वो भी काम नहीं करता, कहां जाएगा वो, कैंसर स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो वहां तक न जाए, इसलिए विजुअलाइजेशन करो कि मैं अच्छा हूं, मेरा ये ऑर्गन सही कर रहा है, मेरा डाइजेशन सही हो रहा है, मेरा माइंड कितना काम है, मेरी बॉडी कितनी कामिंग इफेक्ट है। इसलिए नेचुरोपैथी में क्या करते हो, अब जब जाते हो तो अचानक आप बोलते हो ना, ओहो डॉक्टर वेट तो नहीं घटा, चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ किया नहीं मेरे लिए, लेकिन फील तो अच्छा हो रहा है मेरे को, बोलते हो। जो दूसरी तीसरी बार आए होंगे उनको पता ये चीज, ठीक है, कि मेरे को फील अच्छा हो रहा है। वो जो आपको फील अच्छा हो रहा है, आप खुद के लिए नहीं बोल रहे हो, उस सेल के माइंड को बोल रहे हो कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं, क्योंकि माइंड कोई यहां नहीं है। पुराने साइंस ने बोला कि माइंड इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, लेकिन वो डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि माइंड यूनिवर्सल माइंड है अभी, ठीक है। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो पूरा अलग अलग ऑर्गन के सेल को वसुधैव बनाया, तभी जाके ये पूरा पिंड बना हुआ है। यद पिंडे तब ब्रह्मांडे, सोचो कहां हमारा पुराना साइंस गया हुआ। हम क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हम भूल जा रहे हैं कि एक्चुअल साइंस क्या है। तो जब आप अपना को ये विजुअलाइजेशन करो तो उस समय ये फील करो कि मेरा हर एक ऑर्गन का सेल अच्छे से काम कर रहा है, मिले हुए हैं। ये कब होगा, इसके अगले वाले स्टेज में बताता हूं मैं। ये तब होगा जब हम अपने नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव स्ट्रेस क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ठीक है, ये सारे नेगेटिव स्ट्रेस हैं। दूसरे को देख के जलना, दूसरे को कटाक्ष करना, कंप्लेन लेके हर समय कंप्लेन वाला फील लगना, और डॉक्टर आपके यहाँ सब तो ठीक है लेकिन वो वाला मेरे को अच्छा नहीं लगा, और खाना तो सब बढ़िया था लेकिन नमक ही नहीं था, सब तो बढ़िया था, गेट पे आपने कुछ झंडा ही नहीं लगाया है, सब तो बढ़िया है, वो देखो डैम में कोई नाव होना चाहिए, सब तो बढ़िया है, हवा ठीक ठाक आना चाहिए, सब बढ़िया है, रात को थोड़ा बादल आने चाहिए, कुछ नहीं है। डॉक्टर कम से कम इस चेयर को ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर आपने पांव ऐसे फैला दिया, ऐसे बैठना चाहिए, डॉक्टर आपने मेरे बाल को ऐसे होना चाहिए, डॉक्टर उसको देखो कितनी अच्छी हो गई, मेरे को नहीं हुआ। ये क्या है, ये नेगेटिव इमोशनल, नेगेटिव स्ट्रेस। अपने हस्बैंड को बोलते हो, पड़ोसी को देखो वो कल का ही सिटी में आया, आपसे अच्छी कार लेके आ गया, आपको क्या हो गया, क्या कमा रहे हो उतने साल से आप,
पुरानी वही है तो नंबर 1 की, पूरे सिटी में उन्हीं की नंबर 1 की है, लेकिन नया जो मार्केट में है ना, क्या आप उसी चक्कर में रॉयल्स लेके घूम रहे हो। उनका देखो कितना मस्त जर्मन से लाया हुआ कार, अबे यार उससे दुगने कीमत की है, इसकी तो वैल्यू रख दे। नहीं, वो वाला क्या है, ये नेगेटिव स्ट्रेस। ये छोटी छोटी बातें हम उन पर फील नहीं करते, ये हमारी बीमारियां बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी ही दूसरे पे दोष देना, ऐसी दूसरे को देख के जलना, ऐसी दूसरे पे क्रोध करना, ऐसी एंजाइटी शो करना, कुछ काम नहीं है। बस सीनियर हो, थोड़ा दबा के बोलना है मेरे को, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि जब तक जूनियर को दबाओगे नहीं वो सर में चढ़ जाएगा। सोचो, कुछ काम नहीं था आपका, डांटने का जरूरत ही नहीं था। क्या बोला आपने, ओए क्या खड़ा है, बैठ नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता, अब बैठा है तो बैठा रहता है, खड़ा नहीं रह सकता। सोचो क्या है, हम बोलते हैं ये हमारी प्रकृति, प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति को ही तो चेंज करना हमें। वो धीरे धीरे हमें रोगी बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशनल मॉलिक्यूल वाइब्रेशन को नेगेटिव वे में जा रहा है। और मैंने बोला था कि ये जेनेटिकली भी जाता है, और फिर वो याद रखना ज्योतिष वाले हैं सारे, वो फिर नवा आपका जो घर है ना उसे ऐसे बर्बाद करेगा। ठीक है, कहां तक जा रहा है देखो साइंस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस में लाइए, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे लाना है। मैत्री, यानी कि हर समय फ्रेंडशिप वाले मूड में रहना चाहिए, हर समय। दुश्मन भी है और भाई क्या हाल है, बस ठीक है। नहीं तो ये चीज हमने छोटे में सीखा, जब हम छोटे थे, हम फॉरेन वाले जब इंडिया में आते थे, उनकी एक हैबिट हमें अच्छी लगी, वो जाना न जाते, बस ऐसे करते थे। हम बोलते थे देखो यार कैसा आदमी है ना। इसे कहते हैं फ्रेंडशिपनेस, मैत्री। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है बस। ठीक है, सब वो वाली बुक पढ़ लें, बस उससे ठीक हो जाएंगे। कम से कम रूट में जाइए। मैत्री यानी कि हर एक से फ्रेंडशिप, जूनियर हो, सीनियर हो, जान पहचान हो, अनजान हो, दुश्मन हो, नहीं दुश्मन हो, मैत्री वाली भाव रखनी चाहिए। बाहर चेहरे पे नहीं, अंदर भी। हस्बैंड हो, सासू वो भी, बहू हो, अरे मैं वो तो भूल ही गया। ठीक है, वही तो मेन दुश्मन है। करुणा, करुणा यानी कि अगर आपको कहीं पे किसी को हेल्पलेस दिखता है तो कम से कम हेल्प नहीं कर सकते, आपके अंदर वो फील होनी चाहिए, यार ये ठीक नहीं लगा, इसके साथ नहीं होना चाहिए। हेल्प नहीं कर रहे हैं आप, देखो कितना अंतर है। हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपका ये फील आनी चाहिए कि यार ठीक नहीं हुआ इसके साथ, बस ये फील आनी चाहिए। करुणा बोलते हैं इसको। ठीक है, करुणा आना चाहिए। मुदिता, मुदित बोले तो हाँ, प्रसन्न कब, कब, वो तो मैंने पहले में डाल दिया। दूसरों की खुशी देखकर। मुदिता बोलते हैं जब दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को व्यक्त करना। ठीक है, अगर पड़ोसियों के घर में मैंने बोला था गाड़ी आ गई, तो कम से कम उनकी खुशी में खुशी मनाइए, उल्टा अपने हस्बैंड को डांटने के बजाय। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे अंदर बहुत पूरा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में। क्योंकि मैंने बोला था कि बॉडी को ये पता नहीं कि घटना हो रही है या ये ख्वाब देख रहा है या ये खाली विचार ला रहा है या इमोशनल इसका चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन पक्का होता है। ठीक है, तो जब किसी की खुशी हो, किसी का प्रमोशन हो, किसी के बेटी की शादी हो गई, आपकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई, तो कम से कम उन्हें ऐसा नहीं कि अरे हमारी बेटी की तो हुई नहीं है, क्या देना यार, मेरा बेटा अभी जॉब लगा नहीं है, उसने काम पकड़ा नहीं, क्या बोलना उसका बेटा हो गया। तो खुशी जाहिर करना है। उसका बेटा अगर फर्स्ट आ गया, आपका सेकंड आ गया, तो अच्छी बात है यार, गुड जॉब बेटा। लेकिन उधर ध्यान भी देना बेटे को इंफीरियोरिटी ना फील हो, क्योंकि बहुत मल्टी फैक्टोरल डिजीज है ये, ऑटो इम्यून डिजीज, और छोटे छोटे कारणों से हो रहा है। जिसका मैंने बोला था कि इसका रूट कोज का पता नहीं चल रहा। कारण यही है कि फैक्टर बहुत छोटे छोटे हैं जिसका कि पता नहीं है, ये हमारे व्यवहार में ही है। ठीक है, तो मुदिता हो गया, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को मिलाना। एक होता है उपेक्षा, लेट गो की भावना होनी चाहिए कि चलो यार हो गया जो हो गया, मैं ब्रेकअप होना था तो हो गया यार, चलो उससे दूसरा मिल गया तो चलो कोई बात नहीं, मेरे से अच्छा मिल गया होगा।
क्यों जी? हो सकता है मेरा ऑफिस टूट गया, चलो यार, हो सकता है कि वो ठीक नहीं रहा होगा, इलीगल रहा होगा। देखो कैसे सोच रहे हैं आप। हो सकता है आपके कोई नियरर डियरर चला गया ऊपर, उसको जाना है यार, एक दिन हमें भी जाना है, तो उसी में क्यों रहना है? मैंने बोला था कि अवेयर भी रहना है प्रेजेंट के प्रति, जो भी कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर। और छोड़ो ना यार, अभी क्या हो रहा है उसको देखिए, ठीक है। कई चीजें ऐसे हैं कि बच्चे का ऐसे हो गया कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पापा को नहीं बोलना चाहिए था, या आप ही बोलते बेटे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे सासू को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे हस्बैंड को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे सीनियर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये काम नहीं होना चाहिए था। क्या है आजकल उल्टा चल रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है सब? हस्बैंड भी मेरे को सुना के जाता है, सासू भी मेरे को सुनाते हैं, बच्चे भी मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, सारा तो एंजाइटी मैं ही फील कर रही हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा नहीं, लेट गो, जो हो गया यार छोड़ो, हो गया, वो उनके साथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कर दिया ना, उन्होंने अपना स्ट्रेस निकाल देना मेरे पे। देखो मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, मेरे को उन्होंने ये अपना स्ट्रेस निकालने का चांस दिया, कितना अच्छे पॉजिटिव वे में ले लिया आपने, ठीक है। कई लोग नेचुरोपैथी में आते हैं, चलो यार, आप लोग उसको थैंक यू भी नहीं बोलते जिसने आपको भेजा है। कई लोग तो फ्रेंड के जरिए आते हैं ना यार, कई लोग अपने फ्रेंड के जरिए, कई लोग बहुत दूर रिश्तेदारों के जरिए आते हैं जिनसे उनका बनता भी नहीं, उसने एक बार ऐसे बोल दिया कि मेरे को ऐसे हुआ था और मैं वहां गया था। आप उसको छुपा के आते हो कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि मैं उसको थैंक्स बोले कि आपने एक अच्छा जरिया मेरे को बताया, ठीक है। लेट गो की भावना होनी चाहिए कि चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, ये मेरे को चांस मिला आगे बढ़ने का। ये लेट गो की भावना नहीं है हमारे अंदर। यही एक फॉरगिवनेस, आपके साथ जिसने बुरा किया ना, मेरे साथ जिसने जो बुरा किया, मैं हर समय रखता हूं याद। क्यों? मैंने बाथरूम से स्टार्ट किया था कि अगर ऐसा होगा ना, अकेले मिलेगी तो मैं देखूंगा, बुढ़िया की मैं जटाई खींच लूंगा, ठीक है। अकेले गुस्सा है अंदर, हस्बैंड को भी, हस्बैंड आज 7 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 10 बजे किसी दिन मिल गया ना मेरे को सूत्र, सोर्स मिल गया तो उसी दिन बताऊंगी मैं, ठीक है। क्या है ये? बदला बदला बदला, है ना। या उसने, मेरे पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, चांस मिलेगा बस, लोन मेरा हस्बैंड का पास हो गया ना, नई कंपनी की कार आएगी तो मैं खरीदूंगा। अरे क्यों खरीदना है भाई? ये बदले की भावना क्यों रखना है? किसी ने आपके साथ जो बुरा किया ना, उसने अपनी परिस्थिति जन्य किया होगा, उस समय उसके साथ क्या रिएक्शन हुआ होगा, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उसको फील कीजिए ना कि वो क्यों कर रहा है गुस्सा उस पे, क्यों डिप्रेसिव में जा रहे हैं आप लोग खाली गुस्से की वजह से। चाहे वो किसी चीज के छीनने की वजह से हो, आपका नियरर, चाहे वो आदमी होगा, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी रहा होगा, इसके कारण हुआ होगा। छोड़ो, ठीक है, क्षमा कीजिए, जो हुआ सो हुआ, क्षमा भावना बहुत उत्तम है, ठीक है। समझ गए आप? तो क्षमा एक है बहुत अच्छा, थैंकफुल होना, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटिट्यूड फील करना, ग्रेटिट्यूड फील करना, यानी कि धन्यवाद, यानी कि जो गुजरात महाराष्ट्र वाले हैं, आभार जताना। वो आभार हम किसी को नहीं जताते, क्यों? हमारा ईगो हर्ट होता है उससे। अगर छोटे ने आपको थाली दे दिया, दरवाजा खोल देना, सीनियर थे इसलिए तो दरवाजा खोला, देखो छोटी चीजें, ठीक है। खाना दे दिया आपके कुक ने, काम ही उसका वही है, उसके लिए हम सैलरी तो दे रहे हैं उसको, उसका तो काम है। ऐसी जब ये छोटे छोटे से आप ग्रेटिट्यूड अदा करना चालू कर दोगे तो भगवान को भी अदा करोगे, क्योंकि हम उसके लायक थे या नहीं। जब मैं फर्स्ट ईयर अपने एक्सपीरियंस कर रहा था ये मेडिकल लाइन में, तो मेरे पास IIT रुड़की की एक इंग्लिश टीचर आई थी, ठीक है। उसको मैं ऐसे कुछ टॉक कर रहा था, तो उसने मेरे साथ एक लाइन टॉक बोली कि ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए डॉक्टर। क्या आपको लगता है कि आप डॉक्टर के लायक थे? ऐसे उसने मेरे को बोला। मैंने कहा नहीं, हम मैथ में कमजोर थे इसलिए हम इस लाइन में गए, सिंपल सी जो सच है कि हमें मैथ में थोड़ा कमजोर हो गया। हमने कहा दूसरी लाइन कौन सा होगा? इंजीनियर बन सकते, क्या बनेंगे? डॉक्टर ही बनेंगे बस, और क्या है बड़ा आदमी बनने का? दूसरी लाइन थी।
हम इसलिए बोले। तो बोली वो कि क्या उसको फील कीजिए कि ऊपर वाले ने आपको ये डॉक्टर बनाया, नहीं तो मैथ होने के बाद आप आर्ट्स भी ले सकते थे ना, आर्ट्स लेके घर में भी दुकान भी खोल सकते थे आप, या मिस्त्री भी कर सकते थे, या लेबरिंग भी कर सकते थे। उसने आपको यहां तक पहुंचाया, इसलिए उसका ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए। तो क्या है ये ग्रैटिट्यूड? मैंने बोला हमारा ब्रेन यानी हमारे माइंड को ये पता नहीं है कि घटनाएं हुई हैं या होगी या प्रेजेंट में चल रही है घटना। जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, तो यानी कि धन्यवाद अदा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है तुरंत, और माइंड को लगता है कि ये घटना होने लग गई है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब हे भगवान आपने जो दिया अच्छा दिया, या फिर जो भी मेरे साथ हो रहा अच्छा हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तभी तो बोलोगे ना जब आप पॉजिटिव वे में हैं, आपकी सेल्स के अंदर सिग्नलिंग अच्छे से चल रहे हैं, पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, तभी तो आप थैंक यू बोलोगे। नहीं तो क्या करोगे? मैंने बोला था डॉक्टर के पास जाते हो क्या करते हो, अरे मेरे को ऐसे हो गया, रोने लग जाते हो, बिल्कुल ऐसे कि अभी मरने वाले होंगे बिल्कुल। तब क्या थैंक यू, क्या ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे आप? यानी ब्रेन में आप नेगेटिव वाइब्रेशन लेके चल रहे हैं ना। जब ग्रैटिट्यूड हम अदा करते हैं या फील करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव सेल सिग्नलिंग होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एडुकेट करता है कि भाई जो आपकी इंटेलिजेंसी है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में भेद करने की, वो आपकी ओके रहे, इम्यून सिस्टम आपका ओके रहे। कितना अच्छा चीज है, वही नहीं हो रहा हमसे। एक है हमारे यजुर्वेदा के जितने भी उपनिषद हैं, उसका शांति मंत्र एक ही चीज है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावुत्। क्या सोच रहे हैं हम उस समय? खाली श्लोक है इसलिए, या किसी भगवान को हम पूजा कर रहे हैं इसलिए? हमारे इंडियन साइंस में कितना अच्छा है कि हम अपना ऑटो इम्यून होने से पहले उसका ग्रैटिट्यूड फील करवा रहे हैं खुद को, सेल, हर एक सेल को। सर्वे भवन्तु सुखिना, अरे छोड़ो, मुझे पता है सब लालची हैं, छोड़ो दूसरे की बात। सर्वे भवन्तु सुखिना, अपने सारे ऑर्गन के सभी सेल्स खुश रहें, सुख रहें, कोई भी दरिद्रता से ग्रसित ना हो। सोचो यार, जब हम अपने से स्टार्ट करेंगे तब जाके हमारा बाहर आएगा वो ग्रैटिट्यूड, वो सर्वे भवन्तु सुखिना। कितना है हमारे? जब हम अंदर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे तब जाके हमारा प्राणायाम में ध्यान लगेगा। प्राणायाम में ध्यान जब लगेगा तब जाके आपका ये सर्वे भवन्तु सुखिना का मीनिंग का पता चलेगा, और तब जाके इतना सब कुछ करने के बाद भी तब जाके आप मेडिटेशन में बैठोगे। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर हम 2 घंटा मेडिटेशन बैठते हैं, झूठा बोलते हैं। हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं क्योंकि हम इस चीज को पढ़ाते रहते हैं, हम फर्स्ट से समझ जाते हैं कितना झूठ आदमी है यार ये, ठीक है? क्योंकि मन में इतना सारा माइंड बैलेंस ही नहीं है और मेडिटेशन कर रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज करने के बाद मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन में हर समय ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए, हर चीज मत बोले कि मैं ओम और वहां यहाँ और वहां, वो छोड़ दीजिए, ठीक है? स्पिरिचुअल को छोड़ दीजिए। अपने बारे में सोचिए कि मैं कितनी अच्छी सांस ले रहा हूं, मेरा ऑर्गन कितना अच्छा, मेरे को यहाँ पे धड़कन फील हो रही है, कितने पॉजिटिव वाइब में मेरा ये, वो मेरे हाथ में भी, जब हम साइकिलिंग मेडिटेशन कराते हैं ना या प्राणिक हीलिंग कराते हैं, हम हाथ को उठवाते हैं, यहाँ पे हैवीनेस फील करवाते हैं, देखो कितना हैवी फील हो रहा है, आपका पूरा कॉन्शियस वहीं पे फील करवाते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है? कितना अच्छी चीज है। तब जाके आप मेडिटेशन में जा सकते हो। सोचो, एक और ट्रीटमेंट है इसके लिए कि एनसी कम से कम क्लास अटेंड करें, यानी कि सत्संग अटेंड करें। और देखो हमारा निर्वाणा कितना अच्छी जगह है, सत्संग के लिए 2-2 गुरु माँ है हमारे यहाँ, ठीक है? कभी एक नहीं रहती तो दूसरी रहती, कभी एक हफ्ते में 2-2, ये हमारा लक है। कई लोग अब गुरु को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई एक गुरु को फॉलो करते हैं, उनको कम से कम सुनिए, उसमें अपना ये मत दिखाइए कि हमें ये पता है, हम जानते हैं, गुरुजी पहले भी आपने बताया था, उससे दोबारा सुनिए, उसका मीनिंग एकदम से चेंज हो जाएगा। कितना जल्दी चेंज होता है आपका। उपनिषद पढ़िए, देखो कैंसर, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज वाले उपनिषद पढ़िए, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ नॉलेजेज हैं, और कम से कम 10-11 ही उपनिषद मेन है। उनमें से अगर आपने 3-3 बार एक को भी पढ़ लिया, छोटी छोटी हैं,
आपने 10 मिनट में ये खत्म कर देना है, लेकिन 3 बार जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम हैं कौन। इसलिए योगा काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक हम यही चीज करवा रहे हैं आपको। कभी आपको योग करवा रहे हैं, कभी हाइड्रोथेरेपी करवा रहे हैं, कभी संबाद करवा रहे हैं, कभी प्राणायाम करवा रहे हैं, कभी डाइट के बारे में करवा रहे हैं, ठीक है, कभी हम कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। बस्ती करवा रहे हैं आपको, आयुर्वेदिक बस्ती करवाते हैं ना हम आपको, उसका भी अंदर तक सेल्फ सिग्नलिंग तक उसका इफेक्ट है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करता है। हम आपको 10 मिनट में 1 घंटे में नहीं समझा सकते कि आपका ये कौन सा बस्ती कैसे कैसे काम करता है, डिटेल नहीं बता सकते। हम सिंपल एक लाइन में बताते हैं आपका डाइजेशन के लिए बढ़िया है जी, या आपका लंग का इश्यू है तो लंग के लिए बढ़िया है जी, लेकिन आपकी ये मेंटल इमोशनल हेल्थ तक को ठीक करता है, क्योंकि वो फियर, एंजाइटी, एंगरनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो सब हमारे अलग अलग ऑर्गन वो जनरेट करते हैं। वैसे हमें रोग भी होते हैं, तो हम आपका जैसे आप बोलते हो कि मेरे को ऐसा है, हम फट से समझ जाते हैं कौन सा ऑर्गन इनका अफेक्टेड होगा, ठीक, उस हिसाब से हम बस्तियां लिख देते हैं। कई बार आप देखते होंगे डॉक्टर ने ये बस्ती लिख दी, किसी काम की नहीं है मेरे तो, लेकिन क्यों लिखा होगा इसने। अब उस समय हम कहां समझाते रहेंगे आपको कि ये वहां जाके ये वाला मैकेनिज्म लगता है, वो वाला मैकेनिज्म लगता है, तब जाके मैंने ये दिया है। आपको एक लाइन में दे देते हैं, आप बोलते हो कि ले लेंगे तो ठीक है, हम क्या बोलते हैं, लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बस्तियां भी काम करते हैं। सुबह जो हम आपको नेति वगैरह कराते हैं, नेति धोती करते हैं ना आप, एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे नाक से निकलते हैं, करते हैं आप, क्या कर रहे हैं हम, और आप कभी करते हो। मैंने बोला बी इन प्रेजेंट मोड। जब आप जो भी कर रहे हैं, कल से आप एक कदम भी रख रहे हैं तो देखिए मैं कौन सा कदम रख रहा हूं, सुबह उठते मैं कौन सा सांस ले रहा हूं, अगले दिन देखिए सेम सांस है क्या, वो चेंज होता है। हर 45 मिनट बाद हमारी सांस चेंज हो जाती है। ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, मैं 4 दिन लगातार भी बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब आप नेति करते हैं, हम नाक से पानी डलवाते हैं, दूसरे नाक से पानी छुड़वाते हैं, तो क्या हो रहा है, नाक साफ हो रहा है। आपके थॉट्स जो गंदगी है ना, आ रहे हैं, ये गंदगी जितना हिम्मत है तुम पे आते रहिए, हम आपको रुकने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ते रहेंगे। कितना बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये तब होगा, तब पता चलेगा जब आप अवेयर रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। ये आपका 7 दिन में नहीं होगा ये, इसलिए हम बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहिए। भगवान पता नहीं कब आपका आंख खोल दे, कब आप डीप में समझना चालू कर दें, कब अवेयर हो आप। जब हम नाक में पानी नेचुरल डालते हैं, हम नाक से पानी पीते हैं, कभी किसी ने नाक से पानी पिया, लेकिन हम करवाते हैं नाक में पानी दो और दूसरे से खोलो। अरे क्या करवा रहे हैं हम, आपको अवेयर करवा रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके माइंड में। जितने थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले हैं, नेगेटिव ज्यादा आते हैं हमारे थॉट्स में, अराउंड 80,000 पर सेकंड के हिसाब से आते हैं। सोचो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लो जितना आना है, एक एक बूंद से बना है ये पानी, लो इतने ही थॉट्स आ रहे हैं मेरे, आने दो। और ट्रक का कंडक्टर बोलता है ना, आण दे, फिर बोलता है जान दे है? तो उस समय हम ऐसे ही करते हैं, पानी जितना आ रहा है हमारे अंदर, जितना आना है, ये शरीर है, पिंड है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे देश बसते हैं, बहुत ऑर्गन है, आने दे जितना आना है, लेकिन मैं तेरे को ठहराऊंगा नहीं अपने अंदर, रोकूंगा नहीं, इसलिए जाने दे। अगर वो रुक गया तो आप फिर कंप्लेन लेके क्या आते हो, मेरे को हेडेक हो गया, मेरे को एकदम से ऐसे लग रहा है डॉक्टर, हेडेक, बिल्कुल यहाँ पे पेन हुआ, वहां पे पेन हुआ, एकदम से यहाँ बंद हो गया मेरा, क्या, यानी कि उसका एकदम से हम समझ जाते हैं इनके थॉट हैं अभी अंदर बहुत भरे हुए हैं, ये निकालने वाली नहीं है। खासकर फीमेल से ज्यादा ऐसे केस लेके आते हैं। उनको जब नेति कर लो, हम क्या बोलते हैं, फिर कल भी करो, परसों भी करो, बोलते हैं हम आपको। डॉक्टर एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस आपसे टॉक करेगा, लेकिन हर बात आपको नहीं बताएगा। वेगस नर्व का टोन बढ़ाइए अपना, जो कि हमारा लीकी गट पे, यानी गट हमारा जो है 90% हमारा इम्यून सेल, जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट से बिलोंगिंग है। तो गट को हील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेगस नर्व एक्टिवेशन। उसके लिए सबसे पहले डिटॉक्स करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो मैं तो बार बार, मेरा तो पेट साफ होता है, फिर क्यों करा रहे यार हमसे ये डिटॉक्स, कौन करेगा एलएसपी, कौन, ठीक है हमारा कैंसिल करवा देते हो एट अ टाइम पे आप। और डॉक्टर हर बार थोड़ी बताएगा आपको कि ये इतना अंदर जाके आपका माइंड तो ठीक होगा। डॉक्टर ने लिख दिया तो लिख दिया,
अगर आपको करना है तो क्या होता है ना कि अगर आपने मना कर दिया, मैंने दे दिया और फिर उसके बाद आपको पेन हो गया, तो आप क्या बोलते हो कंप्लेन लेके, डॉक्टर मैंने बोला था ना कि मेरे को पेन हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं लेना है तो भैया लो, नहीं लेना किस्मत आपकी। सच्ची बात बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं इस सीट पे बैठा हूं, वहां पे तो फिर मैं भी, क्योंकि उस समय मेरा वो बिजनेस है है ना, क्योंकि सभी सांसारिक चनों में है। वैगस नर्व को एक्टिवेट करना है डिटॉक्स करने के बाद, क्योंकि डिटॉक्स से मैंने बोला था कि लीकी गट हील होता है। वो जितने थॉट्स हैं, जितने हमारे टॉक्सिन्स हैं, वो अंदर ब्लड में नहीं जाते, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग करने से हमारा जितना बॉडी हीलिंग प्रोसेस में आता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन कम होता है। इन्फ्लेमेशन कम होता है, वो ऑटोफेजिया बोलते हैं उसे, जो एग्रेसिव सेल्स होता है उनको हलाल करता है वो बॉडी हमारी, तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। डांस कीजिए, जब आप अकेले हो डांस कीजिए। सोचो जिस समय आप अकेले हैं खूब गाना गाइए, बाथरूम में गाइए, अकेले गाइए, कहीं भी गाइए। कॉमेडी शो देखिए, कॉमेडी शो कितना अच्छा है, कॉमेडी शो देखिए। अरे क्यों देखते हो, कभी सास भी बहू थी उसमें, पूरा एक तो दिमाग ऑलरेडी खराब था, उल्टा वो सास ने कर दिया और बहू ने कर दिया। कॉमेडी शो देखिए, चाहे आपको चार्ली चैपलिन देखना है या बीन देखना या कपिल शो देखना या कोई भी देखिए आप, ठीक है, कॉमेडी सीन देखिए। मंत्रा चैंट कीजिए, मंत्रा चैंट करने के बाद भ्रामरी होती है, अंदर वाइब्रेशन होता है, वो मसाज देता है आपको ब्रेन को, कितना अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। मंत्रा चैंट कीजिए, ओमकारा, भ्रामरी कीजिए, कान आंख बंद करके एकदम से ये सब प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ठंडे पानी से बात कीजिए। इसलिए हम आपको बाथिंग ट्रीटमेंट देते हैं। आप बोलते हो कि डॉक्टर ये तो हमारी सोसाइटी में है, क्यों दे रहे हो? कई लोगों का कहना है कि हमारी सोसाइटी में है, पैसे की कमी नहीं, हम उसका तो देते रहते ना, तो वहीं ले लेंगे, तो फिर यहां क्यों आए हो? सिंपल सा टॉक है, जब यहां आए हो तो कम से कम लो तो लो, ठीक है। तो बाथिंग भी लीजिए, पानी मैंने बोला था 70% डिजीज ड्यू टू कॉज ऑफ वाटर, और हम वही नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम टब में बैठाते हैं, हम तो घर में ले लेंगे, तो घर में भी क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। डॉक्टर ने बोला था, अभी एक पेशेंट आए मेरे को, पिछली बार आए थे, उन्होंने मेरे को एक प्रॉब्लम बताई थी, मैंने कहा ये बात में डेली 10 मिनट बैठा करो, ठीक है, और नॉर्मल में। बोला डॉक्टर मैं तो बैठा रहा ना, कुछ असर ही नहीं हुआ। मैंने कहा मोबाइल था साथ में? बोला हाँ वो तो था। तो मैंने कहा ये तो 7 साल में करोगे तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अवेयर रहना, अगर आप पानी में भी लेटे हैं तो उसमें अवेयर रहे। जब आप नेचुरोपैथी में रहते हैं, यहां नेचुरोपैथी में आने क्यों आए आप? अब यहां पे आ गया मैं, नेचुरोपैथी में क्यों आए आप? क्योंकि जितने मैंने मल्टी फैक्टोरल डिजीज बताया, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टी फैक्टोरल डिजीज, ठीक है, उसका सारा निवारण इसमें आता है। सुबह आप जितना मैंने बताया आपको, वाटर ट्रीटमेंट, फास्टिंग, आपको एक दिन हम फ्रूट भी देते हैं, कम से कम एक बार तो फ्रूट खा लो। हमने ऐसे रूल भी बना दिया कि हम खाना बनाएंगे नहीं, ले जाओ बुधवार को हम खाने नहीं बनाएंगे, हम फ्रूट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे तब? आप सुबह आते बिल्कुल नाक फुला के डॉक्टर के पास, चारा पूरा नाक फुला रहता है कि कल ना खाना नहीं बनाया, हम खाने के बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे। फास्टिंग कीजिए कम से कम, उसका हम ज्ञान दे रहे हैं आपको कि फास्टिंग कीजिए कम से कम एक दिन। हम फास्टिंग भी नहीं दिया, हम तो फ्रूट दिया, 2-2 बॉल दिया हमने कि चलो 2 बॉल तो लीजिए, कम से कम जिसकी आदत है उसे तो छुड़वाइए अपना। लेकिन उसमें भी आपको कौन रहे जी, हमारी बस की बात नहीं। जब आप आओ नेचुरोपैथी में तो सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर होना भी एक ट्रीटमेंट होता है। तो कम से कम ये नेचुरोपैथी में जब भी जाओ, जहां भी जाओ, निर्वाणा में आओगे तो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ सभी टाइप का ट्रीटमेंट, जहां भी मैं गया क्योंकि यहाँ आपका स्पिरिचुअल वे में भी है, फिजिकल साइंस वे में भी है, डाइट में भी देख रहे हैं हम, तो ट्रीटमेंट आपका रिसर्च बेस पे भी कर रहे हैं हम, ठीक है। चाहे वो रिसर्च आपका आध्यात्मिक का हो, चाहे मॉडर्न का हो, चाहे साइकोलॉजिकली हो, हम सब चीज में देखते हो। फॉरेस्ट बाथिंग, अभी जिसकी किस्मत में थे ना, पूर्व जन्मम कृते कर्मम, दूसरी लाइन है, मैं संस्कृत में भूल गया, कि इस जन्म में रोग के रूप में वो आते हैं। तो वो क्या होता है, रावण ने बोला, ये मैंने, मेरे बात नहीं है, रावण संहिता में लिखा हुआ है ये, कि प्रज्ञापराध, रोगों का कारण प्रज्ञापराध और पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के कारण होते हैं। वही ज्योतिष से उसने भी बताया, ज्योतिष में भी वही उसी ने बताया। तो उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस बोल रहा है कि फॉरेस्ट बाथिंग करो,
फॉरेस्ट बाथिंग में क्या करना है कि जब फॉरेस्ट में जाओ आप तो फॉरेस्ट को, पेड़ों को हग कीजिए पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो उनसे केमिकल रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। फाइटोसाइट्स बोलते हैं उनको, जो कि हमारे नेचुरल किलर सेल, हमारे इम्यून सेल का सबसे खतरनाक सेल है नेचुरल किलर सेल, उसको शांत करता है। देखो कितना अच्छा रिसर्च बताया। और कब तक करता है कि मतलब 30 डेज तक वो एक्टिवेट रहते हैं, शांत रहते हैं और पावरफुल रहते हैं 30 डेज मोर तक। यानी कि जिस दिन आप टच करते हो, हग करते हो, उसमें फॉरेस्ट में जाते हो, तो उसके बाद वो 30 डेज तक आपका नेचुरल किलर सेल होते हैं। इसलिए जब आप इस एरिया में आते हो, यहां पॉल्यूशन नहीं है, जंगल टाइप का लग रहा है, पानी भी बगल में है, ठीक है। और यहां पे एक राशि चक्र है, देखा किसी ने राशि चक्र? वो सारा फॉरेस्ट है। तो कम से कम वहां कुछ देर बिताइए और जो आपकी राशि है उस राशि के उन पेड़ों को हग कीजिए, क्योंकि वो तो आपके जेनेटिकली भी बेस में आपसे जुड़े हुए हैं, आपका जन्म पत्र से भी जुड़े हुए हैं, आपके नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया उससे रिलेटेड भी है। और जब आप उनसे हग करते तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि क्वांटम साइंस बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल चाहे कितने भी दूर प्रकाश वर्ष तक हो, कितने कहीं भी हो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, एक दूसरे से उनका कनेक्शन है। ये क्वांटम साइंस बोल रहा है अभी का साइंस में। और ये हमारे साइंस ने पता नहीं कब बोल दिया, जब हमारे दादा परदादा भी नहीं हुए थे, उन्होंने सिंपल सा राशि चक्र बना दिया कि इन पेड़ों को हग कीजिए, ये आपके नक्षत्र से जुड़े हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कृत्य कर्मम से भी जुड़े हुए हैं। तो जब आप हग करेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो साइंस के तौर पे भी, मॉडर्न के तौर पे भी, ज्योतिष के तौर पे भी, आयुर्वेद के तौर पे भी, आयुर्वेद के तौर पे भी मेरा यह कहना है कि ऑटो इम्यून डिजीज हो तो इसमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सप्रेशन नहीं बल्कि एडुकेट करने की जरूरत है। हमें यह रोग तब हुआ है जब हमने नेचुरल लॉ को डिसओबे किया है, ठीक है। हम जब अपने प्राकृतिक नियमों से दूर चलने लगे, तब जाके हमारा स्थिति, कंडीशन ऐसी हो गई कि हमारे अंतःकरण यानी कि हमारा इनर जो इंटेलिजेंस है वो इतना बर्बाद, इतना निकम्मा हो गया कि उसे अपने और पराये में भेद करना नहीं आ पा रहा है, अपने और पराये में भेद करना नहीं आ रहा है। तो ऐसे रोग को तैयार कर दिया, ठीक है। कैसा रोग तैयार कर दिया? तो सबसे बढ़िया है कि नेचुरल की तरफ जाइए, नेचर की तरफ, क्योंकि सबसे बेस्ट डॉक्टर इज ओनली नेचर। और हमारा नेचुरोपैथी बोलता ही है बॉडी हील्स इटसेल्फ, यानी कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, हमारी बॉडी का जो नेचर है, नेचुरल स्वभाव है, वही आपको ठीक करेगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर मेरे को सुना, हो सकता है आपका काम आए।